हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अधिगम के सिद्धांत में पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन दोनों ही सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम थॉर्नडाइक का, स्किनर का और क्लार्क हल का, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत देख चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो ऑल टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया था इसे? आईपी पावलोव ने। आईपी पावलोव का फुल नेम क्या होता है? इवान पेट्रोविच पावलोव। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इवान पेट्रोविच पावलोव रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से फुल नेम क्लियर हुआ, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंधन के जनक। पावलोव अनुबंधन के जनक कौन माने जाते हैं? पावलोव। स्किनर और क्लार्क हल का जो वीडियो दिया गया था उसमें कई जगह अनुबंधन की व्याख्या की गई है। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। तो अनुबंधन के जनक कौन माने जाते हैं? आईपी पावलोव। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया। इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पावलोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था? पाचन क्रिया पर शोध के क्षेत्र में। कब मिला था? 1904 में। नेक्स्ट देखेंगे, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे परंपरागत अनुकूलन, अनुकूलित अनुक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन। अब इसका जो ये क्लासिकल अनुबंधन नाम है इसी का इंग्लिश नेम है, इसीलिए इसको क्लासिकल अनुबंधन कह दिया गया। ये जो तीनों नाम हैं आगे क्लियर करते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबद्ध प्रतिक्रिया क्या होती है देखेंगे इस पॉइंट में। संबद्ध प्रतिक्रिया का अर्थ होता है अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक या वास्तविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का उत्पन्न होना। क्या होता है कि जब कोई अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक के प्रति जो हमारे स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वह उसकी जगह उत्पन्न होने लगे तो वह होती है संबद्ध प्रतिक्रिया का अर्थ। इसीलिए इसको संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें आएगा जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वह स्वाभाविक की जगह प्रतिक्रिया करने लगता है। आगे जब बताएंगे आपको तो समझ में आएगा। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जो सीखना होता है वह अनुकूलित अनुक्रिया होता है, जहाँ वह आगे सिद्धांत में बताएंगे कि जो कुत्ता था इसमें इस सिद्धांत का प्रयोग जो किया गया था कुत्ते पर किया गया था। तो आगे बताया जाएगा कि जो कुत्ता था वह कैसे अनुकूलित होता है, कैसे वह सीखता है। तो अब आगे देखेंगे, तो यहाँ से इसका नाम अनुकूलित अनुक्रिया रखा गया, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत रखा गया। अब आगे देखेंगे प्रयोग। पावलोव ने जो प्रयोग किया था, क्या किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्या किया था? कुत्ते पर इन्होंने एक प्रयोग किया। कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई, उसके बाद उसे भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुँह से लार टपकने लगी। क्या हुआ? ये देखिए, कुत्ता एक उन्होंने रखा और इसके साथ क्या किया? कुत्ते का तो ये स्वाभाविक होता है कि अगर उसके सामने भोजन आएगा तो उसके मुंह से लार टपकेगी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को जब भोजन दिया तो उसके पहले घंटी बजाई। घंटी बजती और कुत्ते को भोजन दिया जाता। यह क्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही। कुछ समय बाद क्या देखा गया कि जहाँ घंटी बजती तो कुत्ते के मुँह से लार निकलने लगती, क्योंकि वह जान गया था कि घंटी बजने बाद उसे भोजन मिलेगा। तो घंटी बजती, कुत्ते के मुँह से लार निकलने लगती। लास्ट में क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई जाती लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। घंटी बजाई जाती, उसके मुंह से लार निकलती लेकिन उसे भोजन नहीं दिया जाता। इसके यहाँ से एक नली लगी थी जिससे उसकी लार को एकत्रित किया जा रहा था। आगे है, इसका कारण यह भी है कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबद्ध या सहज क्रिया की संज्ञा दी है। कुत्ते ने क्या सीख लिया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, इसलिए घंटी बजने के बाद उसके मुंह से लार निकलने लगती थी।
तो क्या क्या हुआ था यहाँ पर, कुत्ते ने यह सीख लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि घंटी के प्रति कुत्ते की जो ये प्रतिक्रिया थी, इसी को पावलोव ने क्या कहा, संबद्ध सहज क्रिया। उसके घंटी की सहज उसकी क्रिया होने लगी। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है और कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया है। पर यदि किसी स्वाभाविक उत्तेजक के कारण ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया कहते हैं। किसके कारण, अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण। ये जो भोजन का, कुत्ते का जो भोजन देखकर लार टपकना है, ये तो उसके स्वभाव से ही है, ऐसा तो सभी कुत्तों के साथ होता है, तो मतलब ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति, जैसे इस प्रयोग में हुआ कि घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलने लगी, तो घंटी क्या हुआ, अस्वाभाविक उत्तेजक हुआ, तो उसके मुंह से अगर लार टपकने लगे अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण, तो वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी संबद्ध प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण, घंटी के कारण उसके मुंह से लार निकली, तो वह क्या थी, संबद्ध प्रतिक्रिया थी, इसीलिए इसको संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबद्ध या सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसे पके हुए आम या मिठाई को देखकर बालकों के मुंह में पानी आ जाना। क्या होता है कि जैसे कुत्ते ने सीखा संबद्ध या सहज क्रिया द्वारा, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति वह क्रिया करने लगा, तो इसी प्रकार बच्चे या व्यक्ति या बालक सभी लोग इसी प्रकार सीखते हैं। जैसे पके हुए आम या मिठाई को देखकर, जैसे आपके कोई मनपसंद की चीज़ आपके सामने दिखेगी तो आप उसको बिना खाए ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सहज क्रिया या संबद्ध क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले, वहाँ सहज प्रतिक्रियाएं द्वारा सीखना होता है। क्या होता है कि अस्वाभाविक जो उत्तेजक होता है वह स्वाभाविक उत्तेजक का अगर स्थान ग्रहण कर लेता है तो ये होता है सहज प्रतिक्रिया द्वारा सीखना। जैसे कुत्ते के साथ हुआ, भोजन के बाद जो लार निकलती थी वह घंटी के बाद निकलने लगी। आगे है, सहज प्रतिक्रिया का तंत्र इस आधार पर विकसित होता है। किस आधार पर विकसित होता है, फर्स्ट है स्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक अनुक्रिया। अगर व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उत्तेजक है तो स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। इसी तो यहाँ पे स्वाभाविक उत्तेजक क्या था, अगर कुत्ते के सामने भोजन आएगा तो उसके मुंह से लार निकल रही है, ये क्या हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। इसी को कहते हैं अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, और ये लार क्या है, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक उत्तेजक। अस्वाभाविक क्या हुआ, घंटी की आवाज़ दी गई, उसके बाद भोजन दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, लार टपकना। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स हो रहा है। अब आगे देखेंगे, थर्ड है, लास्ट में क्या हुआ, अनुकूलित उत्तेजक और अनुकूलित अनुक्रिया। घंटी बजी और कुत्ते की लार टपकी, लेकिन उसे भोजन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जो अनुकूलित उत्तेजक या कृत्रिम उत्तेजक किसी को कह सकते हैं, तो क्या था, कंडीशन्ड स्टिमुलस था, और अनुकूलित अनुक्रिया क्या हुई, लार निकली लेकिन उसे भोजन नहीं दिया। अनुकूल, वह उसके प्रति अनुकूलित हो गया, घंटी का वह समझ गया कि घंटी बजने बाद उसे भोजन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसकी क्रियाएं भी उसी के हिसाब से अनुकूलित हो गई। तो लास्ट में क्या हुआ, अनुकूलित उत्तेजक दिया गया उसे, कृत्रिम उत्तेजक दिया गया, और उसकी अनुक्रिया जो हुई वह भी अनुकूलित अनुक्रिया हुई, लार टपकी घंटी के बाद ही। तो यह भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे पावलोव के सिद्धांत के उपयोग। क्या क्या उपयोग इसके किए जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। क्या बताता है कि सीखना जो होता है वह स्वाभाविक विधि के अनुसार होता है, अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता देता है। क्या करता है, ये बालकों को शिक्षा देने में सहायता देता है और सीखने की स्वाभाविक विधि को बताता है। विद्यार्थियों के भय को दूर करने में सहायक है। जैसे विद्यार्थियों को, छोटे छोटे जो विद्यार्थी होते हैं उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भय हो जाता है, तो उसको दूर करने में ये सहायक है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करने में भी ये सिद्धांत सहायक है। जैसे कोई बच्चा है और उसकी माँ रोज़ जगाने जाती है, रोज़ सुबह उसे उठाती है, लेकिन अगर वह किसी उद्दीपक का प्रयोग करेगी, जैसे मान लीजिए वह जाती है, रोज़ लाइट ऑन करती है और उसके बाद उसे उठाती है, तो कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि जहाँ वो लाइट ऑन करेगी वो बच्चा अपने आप उठ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अच्छी आदतों का विकास हो सकता है। और पशुओं के प्रशिक्षण में,
आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में जो कुछ जंतु होते हैं उनको जो खड़े होना और कई तरह का कुछ सिखाया जाता है, वह पावलोव के सिद्धांत के अनुसार सिखाया जाता है। तो पशुओं के प्रशिक्षण में भी ये सहायक होता है। तो यहाँ से पावलोव का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत कंप्लीट। अब क्या है संज्ञानवादी या इसी को कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इसमें एक पॉइंट देख लीजिए, जैसे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोफका एवं कोहलर थे। कौन कौन थे? मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका थे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र और इसके प्रवर्तक कौन कौन थे? वर्दीमर, कोफका और कोहलर। अब आगे इसके सिद्धांत शुरू करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसने दिया था इसे? कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। अब ये सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट था संज्ञानवादी सिद्धांतों में आपको और भी जब पहले पढ़ाया गया था, अधिगम वाला जो पार्ट दिया गया था आपको, उसमें बताया गया था कि संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक थे यह व्यवहारवादियों से काफ़ी कुछ अलग मानते थे। जैसे ये मानते थे कि अधिगम अचानक होता है, जबकि व्यवहारवादी मानते थे कि अधिगम धीरे धीरे होता है। और ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है। ऐसे ही तुलनात्मक अध्ययन वहाँ पर आपको बताया गया था। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब हम ये सिद्धांत कंप्लीट करते हैं आगे। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कोहलर को अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? कोहलर को। नेक्स्ट पॉइंट है यह सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कोहलर ने कई तरह के पशुओं, वनमानुषों, बंदर, मुर्गी तथा कुत्ते पर प्रयोग किए तथा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। कोहलर ने क्या किया? ये जो सिद्धांत दिया है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये उनके कुछ प्रयोगों पर आधारित है। उन्होंने कई चीज़ों पर प्रयोग किए थे, जैसे पशुओं पर, वनमानुषों पर, बंदर, मुर्गी, कुत्ते, इन सभी पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपको वनमानुषों वाला प्रयोग बताया जाएगा। तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। जैसे यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट निष्कर्ष क्या है। सीखने वाला प्राणी अथवा व्यक्ति सबसे पहले संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है और सीखने में प्राणी सूझ का प्रयोग करता है। संज्ञानवादी जो थे वह सूझ को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? सूझ को, या एकाएक कोई चीज़ आने लगती है इसको महत्व देते थे। अधिगम अचानक हो जाता है इसको महत्व देते थे। तो कोहलर ने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला कि जो प्राणी होता है सीखने वाला, सबसे पहले उसको संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। जो भी परिस्थिति उसके सामने, जो भी समस्या होती है, पहले संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है कि समस्या क्या है। और सीखने में प्राणी सूझ का प्रयोग करता है। मतलब सीखना धीरे धीरे नहीं होता, अचानक से उसके दिमाग में सूझ उत्पन्न हो जाती है, एकाएक उसे पता चल जाता है कि ये करूँ मैं, और वो सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब प्राणी समस्या समाधान की सूझ द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यवहार करने के पश्चात भी सफल नहीं होता। क्या होता है कि जो प्राणी होता है जब समस्या समाधान के लिए अपनी सूझ द्वारा कई प्रकार के अन्वेषणात्मक मतलब खोजी व्यवहार, खोज करने वाला व्यवहार करता है, उसके बाद भी सफल नहीं होता, तो थोड़ी देर के लिए वह उदास हो जाता है, उदास होकर बैठ जाता है और निष्क्रिय होकर बैठ जाता है। क्या होता है? थोड़ी देर के लिए उदास होकर निष्क्रिय होकर बैठ जाता है। तो कुछ समय के बाद उसे अचानक समस्या का हल सूझता है। यह सूझ अपने आप आ जाती है और वह समस्या का हल कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या माना जा रहा है कि जो व्यक्ति था जब वो निराश होकर बैठ जाता है तो अचानक से उसके दिमाग में कुछ सूझता है और वह क्या होता है? वह समस्या का हल होता है। तो अचानक से सूझ द्वारा उसे समस्या का हल प्राप्त हो जाता है और वह समस्या का हल कर लेता है। तो ये थे कोहलर के प्रयोग, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले थे। अब आगे देखेंगे कोहलर का यहाँ पे कुछ प्रयोग देखते हैं। कौन कौन सा? चिंपांजी का प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्या कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग कर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किस नाम के चिंपांजी पर किया था? सुल्तान नाम के, याद रखिएगा। ये आगे है। इस प्रयोग में चिंपांजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा गया तथा भोजन उसकी पहुँच से बाहर रखा गया। जैसे ये दिखाया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर कि एक चिंपांजी था, चिंपांजी पर यहाँ पे दो प्रयोग दिखाए गए हैं कि एक चिंपांजी था, उसको एक बंद बॉक्स में या बंद खेल क्षेत्र में रखा गया था और भोजन को कहाँ रखा गया था? जैसे नीचे चिंपांजी है और भोजन में क्या रखा गया था? केला को ऊपर टांग दिया गया था। आगे क्या है? खेल क्षेत्र में डंडे तथा बॉक्स भी रख दिए। इस खेल क्षेत्र में क्या थे?
कई बॉक्स भी रख दिए गए और डंडे रख दिए गए जिनको जोड़ कर वह कुछ कर सकता था। तो यहाँ पे डंडे और बॉक्स भी रख दिए गए। आगे क्या है, चिंपांजी कुछ समय के लिए खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एकाएक चिंपांजी को अंतर्दृष्टि विकसित हुई तथा चिंपांजी बक्से पर खड़े होकर डंडे से किले पर मारता जो उसकी पहुंच से बाहर थे। क्या हुआ कि कुछ समय तक तो जो चिंपांजी था ये इधर उधर घूमता रहा, लेकिन फिर एकाएक इसको सूझ उत्पन्न हुई या सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित हुई। सूझ को ही अंतर्दृष्टि कहते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि विकसित हुई तो उसने क्या किया, डंडे को उठाया और डंडे से केले में मारने लगा। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, डंडा लिए है लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था। फिर वहाँ पे और भी डंडे पड़े थे। फिर उसने क्या किया, कुछ देर बाद फिर उसे सूझ उत्पन्न हुई तो उसने दूसरे डंडे को लेकर पहले वाले डंडे में फिट किया। तो उसमें ऐसा सिस्टम था कि वो फिट हो जाता था। ऐसे ही उसने डंडों को फिट करके उस केले को तोड़कर नीचे गिराकर खा लिया। ऐसे ही एक प्रयोग डिब्बे वाला था, कई डिब्बे थे तो उसने एक डिब्बे को पहले काफ़ी देर तक उसने सोचा, उसके बाद एक डिब्बे को उसने रखा, उस पर खड़ा होकर उसने उसे लेना चाहा केले को लेकिन नहीं छू पाया। फिर दूसरे डिब्बे को रखा उसके ऊपर, फिर उसने लेना चाहा, फिर भी नहीं ले पाया। फिर तीसरे डिब्बे को रखा। तो ऐसे ही सूझ द्वारा उसने डिब्बे और छड़ी वाला प्रयोग किया गया। अब आगे इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना पूर्ण से अंश की ओर होता है। जैसे अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया गया कि जो ये कोहलर थे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले व्यक्ति उसका संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है कि समस्या क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सीखना होता है वह पूर्ण से अंश की ओर होता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को सिखाते समय संपूर्ण परिस्थिति को सामने रखें और उसे अपनी सूझ द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षकों को क्या चाहिए कि जो भी समस्या है तो उस परिस्थिति को बालकों के सामने संपूर्ण ढंग से रखें, उसे पूरी समस्या को बताएं और फिर बालक को छोड़ दें कि वह अपनी सूझ द्वारा उस समस्या को सॉल्व करे और उससे सीखे और प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को बच्चों की आयु, परिपक्वता और बुद्धि के अनुरूप ही उनके सामने समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और इनका क्या कहना था कि शिक्षकों को जो समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए वो बच्चों की आयु, परिपक्वता और बुद्धि के अनुरूप हो, मतलब उनकी आयु से बहुत बड़ी ना हो कि वे उसको कर ही ना पाएँ। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम अचानक होता है, अधिगम में समय नहीं लगता। तो ये तो संज्ञानवादियों का ही मानना था कि अधिगम अचानक होता है, अधिगम में समय नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है, जैसे रटना। क्या होता है इस सिद्धांत में, यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन किया जाता है। जैसे यांत्रिक तरीके क्या हो गए, जैसे रट कर किसी वस्तु को सीखना, याद करके सीखना, ये यांत्रिक तरीके हो गए। जबकि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत थे उनके अनुसार जो अधिगम होता है वह यंत्रवत रूप से होता है, लेकिन संज्ञानवादियों के अनुसार अधिगम यंत्रवत रूप से नहीं होता, इसे केवल मानव कर सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को शिक्षार्थियों में स्वक्रिया द्वारा खोज व अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षार्थियों को किसके द्वारा, स्वक्रिया द्वारा, मतलब शिक्षार्थी अपनी खुद की क्रिया द्वारा खोज या अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देना चाहिए। मतलब शिक्षार्थी अपने खुद की प्रक्रिया द्वारा कोई खोज करें, कोई अनुसंधान करें या किसी समस्या का अपनी खुद की सूझ द्वारा समाधान करें। तो आज के दोनों ये सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।